नाज़रीन, एक तरफ अख्तर मेंगल ने 8 तारीख को सुबह भर में एहतजाज और शटडाउन हड़ताल की कॉल दे रखी है। दूसरी तरफ अगर सुबह की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी सूरत हाल भी इंतहाई कशीदा है। अगर बात करें सिर्फ अख्तर मेंगल साहब की, तो अख्तर मेंगल साहब पर 4 माह के अंदर अब तक 2 खुदकुश धमाके हो चुके हैं। एक लखपास के मकाम पर हुआ था जब वो धरने पर बैठे थे। दूसरा धमाका अब से कुछ दिन पहले क्वेटा के अंदर शाबानी स्टेडियम में जब वो जलसा खत्म कर निकल रहे थे, जलसे के इख्तितामी टाइम पर हुआ। अब उन्होंने फिर से सुबह भर में 8 तारीख को एहतजाज की कॉल दे रखी है। और दूसरी जानिब बलूचिस्तान हुकूमत ने भी पहली बार जमहूरी अंदाज में तमाम तर सियासी जमातों को इस बात की इजाजत दे दी है कि वो सूबे के अंदर कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन उनको एक टाइम फ्रेम के अंदर खत्म करना होगा। अब देखना होगा कि 8 तारीख को किए जाने वाले एहतजाज में क्या होता है और हुकूमत की तरफ से क्या अपने वादों को वफा किया जाता है या फिर अख्तर मेंगल के लिए और इनकी जमात के लिए रुकावटें खड़ी की जाती हैं। अजी दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को राशिद हुसैन का सलाम। नाज़रीन, एक तरफ अख्तर मेंगल ने 8 तारीख को सुबह भर में एहतजाज और शटडाउन हड़ताल की कॉल दे रखी है, तो दूसरी तरफ अब बलूचिस्तान हुकूमत ने भी उनको एहतजाज करने की इजाजत दे दी। अगर अख्तर मेंगल के एहतजाज के हवाले से बात करें तो इस एहतजाज की कॉल क्यों दी गई है और इस एहतजाज की वजह क्या बनी, वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अख्तर मेंगल ने इस एहतजाज की कॉल इस वजह से दी है कि उन्होंने हालिया दिनों शाबानी स्टेडियम में जब उनके वालिद साहब की बरसी का एक जलसा मुनक्किद किया गया था, जब वो जलसा खत्म हुआ और इख्तितामी लम्हात में अब वहां पर एक धमाका होता है जहां 15 मासूम जाने जाया हो जाती हैं और 34 के लगभग लोग अब तक भी जख्मी हैं। उस वाक़े से जो जख्मी होते हैं वो अब तक भी अस्पतालों में एडमिट हैं। तो उसके बाद अख्तर मेंगल साहब, महमूद खान चकज़ई साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 8 तारीख को सुबह भर में एहतजाज की कॉल दी थी और शटडाउन हड़ताल की कॉल दी थी। उसके बाद इमरान अहमद खान नियाजी ने भी इस एहतजाज की हिमायत की है और अब आज 7 तारीख है और कल सुबह भर में शटडाउन हड़ताल की कॉल दी है। अब यह हड़ताल सिर्फ सुबह के हद तक महदूद नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जब से इस एहतजाज की हिमायत की है, इस हड़ताल की हिमायत की है, तो अब ये मुल्क की एहतजाज एक मुल्क की तहरीक बन चुकी है। और दूसरी तरफ वज़ीर आला बलूचिस्तान और हुकूमत बलूचिस्तान ने भी बाकायदा तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात की इजाजत दी है कि अगर वो कोई एहतजाज करना चाहे, कोई जलसा करना चाहे, क्योंकि वो उनका जमहूरी हक है और आईनी पाकिस्तान और ताज़ीरात पाकिस्तान उनको इस बात की इजाजत देता है कि कोई भी सियासी जमात, कोई भी फर्द जो इस मुल्क के अंदर रहता है वो अपने हक के लिए, वो अपने हुकूक के लिए इस मुल्क की सड़कों पर, इस मुल्क की शाहराहों पर एहतजाज कर सकता है, अपनी आवाज इन ऐवानों तक पहुंचा सकता है, उनको ये आईन पाकिस्तान हक देता है। तो बलूचिस्तान हुकूमत ने भी पहली मरतबा आइन को मुकद्दम रखते हुए अब वज़ीर आला बलूचिस्तान ने पहली मरतबा आइन का एहतराम बज़ाहिरी तो किया। अब देखना ही होगा कि बाद में इस आइन का कितना एहतराम होता है, क्योंकि 8 तारीख को देखना होगा कि जब ये एहतजाजी रैलियां निकलेंगी मुख्तलिफ अजला के अंदर, तो फिर इजाजत मिलती है तो फिर तो आइन का एहतराम होगा। अगर इजाजत नहीं मिलती तो फिर माजी की तरह इस आइन की भी फिर से धज्जियां उड़ाई जाएंगी। लेकिन उनकी तरफ से फिलहाल तक ये इजाजत दी गई है कि कोई भी सियासी जमात अगर जलसा करना चाहती है, एहतजाज करना चाहती है तो वो मगरिब से पहले अपने एहतजाज या जलसे को खत्म करे। उसकी वजह भी यही बताई गई है कि सिक्योरिटी रिस्क ज्यादा है, हालात खराब है, क्योंकि मुसल्लह अफराद की जानिब से आए रोज कहीं ना कहीं या तो सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया जाता है या मासूम शहरियों को टारगेट किया जाता है या उन लोगों को टारगेट किया जाता है जिनको वो रियासती दरिंदों का नाम देते हैं या रियासती कारिंदों का नाम देते हैं और कहते हैं कि रियासत के लिए काम करें या एजेंसियों के लिए काम करें। तो आए रोज बलूचिस्तान के अंदर इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हैरत की बात यह है कि जब अख्तर मेंगल साहब पर 4 माह के अंदर 2 खुदकुश धमाके हो चुके हैं, एक लखपास के मकाम पर हुआ था और एक क्वेटा के अंदर हुआ, और इनमें किसी भी सियासी जमात के किसी एलीट को नुकसान नहीं पहुंचा। नुकसान हमेशा एक मजलूम शहरी को पहुंच रहा है, एक सियासी वर्कर को पहुंच रहा है, एक सियासी कारकुन को पहुंच रहा है जो जमहूरी तरीके से अपना हक मांग रहे हैं। तो अगर इन कारकुनान का नुकसान हो रहा है, इन वर्कर्स का नुकसान हो रहा है, तो उसके बाद इतने बड़े नुकसान के बाद, इतने बड़े साने के बाद अख्तर मेंगल साहब को क्या जरूरत पड़ी थी कि एहतजाज की कॉल उन्होंने दी, जब सुबह की सिक्योरिटी सूरत हाल उनके सामने है, उनको पता भी है और उनको ये बात बाकायदा तौर पर बताई भी गई है कि आपके ऊपर कोई ना कोई हमला हो सकता है और अभी भी थ्रेट्स उनके लिए हैं और अभी भी उनको ये बताया गया कि आपके ऊपर कोई ना कोई इस तरह की हरकत की जा सकती है, आपके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन उसके बाद भी वो इस बात पर बजिद है कि उन्होंने 8 तारीख को सुबह में एहतजाज करना है, तो सुबह के मासूम शहरियों को सड़कों पर लेकर आना है, फिर उनकी लाशें उठानी है और माजी में ये लाशें उठाते रहे। ये आज की बात नहीं है, ये तकरीबन इस मुल्क की तो वैसे 75 साल तारीख में ये सब कुछ होता रहा है, लेकिन बलूचिस्तान में भी तकरीबन 1948 से ये लाशें गिरना शुरू हुई हैं और आज तक गिर रही हैं। कभी सियासी लोग अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, कभी चंद लोग रियासत से नाराज होकर पहाड़ों पर चले जाकर मासूम लोगों का अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कभी यही हुकूमतें और कुछ ऐसे इदारे हैं जो लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने के बाद फिर उनकी लाशें हमें वीरानों में पड़ी मिलती है। और दूसरी तरफ जो हैरत की बात यह है कि बलूचिस्तान हुकूमत ने भी इजाजत दे दी है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि माजी में सरफराज बुगटी साहब तो ये कहते रहे कि बलूचिस्तान की शाहराएं 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होगी, लेकिन अब जब सुबह भर में एहतजाज होंगे, शटडाउन हड़ताल होगा, तो शाहराएं तो बंद होंगी। तो फिर आपके दावे तो झूठ साबित हुए। फिर आप जो दावे करते थे, आप कहते थे कि मैं देख लूंगा,
کوئی شخص بھی 1 منٹ کے لیے ایک سڑک کو بند کر کے دیکھے. اگر کل آپ اجازت دے دیتے ہیں, کل یہ احتجاجات ہوتے ہیں, تو تمام تر صوبے کی سڑکیں تو بند ہو جائیں گی. یہ تو نہیں کہ اختر مینگل کی پارٹی کوئی چھوٹی ہے, ان کا پولیٹیکل جو ہے اسٹیبلٹی ہے وہ بلوچستان کے اندر موجود ہے, لوگ ان کے ساتھ ہیں. اب کم ہے زیادہ ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن لوگوں کی اتنی تعداد ہے کہ وہ بلوچستان کی سڑکوں کو بند کر سکتے ہیں. لیکن حکومت نے اس چیز کی اجازت دے دی ہے. اور دوسری جو اہم بات ہے کہ حکومت یہ بس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ بلوچستان کے اندر سیکیورٹی رسک ہے, اس وجہ سے ہم سیاسی جماعتوں کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دیتے. لیکن جب پیپل پارٹی کا احتجاج ہو ریڈ زون کے اندر ہوتا ہے, جب مسلم لیگ نون کا احتجاج ہو ریڈ زون کے اندر ہوتا ہے, حالیہ دنوں مولانا فضل الرحمان نے ایک احتجاج کیا تھا ریڈ زون کے اندر ہوتا ہے. کیا یہ احتجاج صرف بی این پی یا پھر مارنگ یا جو دیگر سیاسی یعنی کہ سیاسی جماعتیں یا تنظیمیں ان کے لیے ریڈ زون سے باہر ہے اور اس جگہ پر دے دیے جاتے ہیں جہاں پر تھریٹ سب سے زیادہ ہوتی ہے, تو ان کو ریڈ زون کے اندر کیوں کرنے نہیں دیا جاتا؟ کہ وہ بھی تو صوبے کے شہری ہیں, انہوں نے بھی صوبے کی سیاست کی ہے. تو یہاں پر جو حکومت کی ایک اسٹریٹجی ہے نا, اس میں بھی ناکامی دکھائی دیتی ہے. حکومت نے بھی ماضی میں ایسی غلطیاں کی ہیں, اس دفعہ بھی حکومت کی چند غلطیاں تھی کہ جس جگہ پر یہ دھماکہ ہوا وہاں پر کتنے پولیس اہلکار موجود تھے یہ بھی سب کو پتہ ہے. کہ باقاعدہ جو ایک فگر سامنے ہے اس کے مطابق تو وہاں پر صرف 15 پولیس اہلکار موجود تھے. تو جب ایک سیاسی جماعت جلسہ کر رہی ہے, ایک اسٹیڈیم کے اندر کر رہی ہے, 7 روڈز لگتے ہیں, اہم شاہراہیں لگتی ہیں, اور ایک ایسا علاقہ ہے جس کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ یہاں پر ایسے واقعات آئے روز ہوتے رہتے ہیں, تو وہاں پر اگر آپ 15 20 یا 100 بھی لوگ کھڑے کر دیں تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ پھر کرنے والا کر کے چلا جاتا, اور اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ جی فلانے نے بھی غلط کر دیا, فلانے کی غلطی تھی کہ اس نے ٹائم سے پہلے ختم نہیں کیا, فلانے کی غلطی تھی اس نے ہم سے 3 گھنٹے پہلے اجازت لی ہے. یہ اپنی غلطیاں کسی اور کے اوپر ڈالنے کی جب تک عادت آپ کے اندر رہے گی, جب تک آپ اپنی غلطیوں کا بلیم کسی اور پر اٹھا کر ڈالیں گے, جب تک آپ اپنی غلطیوں کا ملبہ اٹھا کر کسی اور سیاسی جماعت کے اوپر رکھیں گے, تو تب تک یہ بلوچستان کی صورتحال جو ہے ٹھیک نہیں ہوگی. اور بلوچستان کی صورتحال کی سب سے بڑی خرابی کی وجہ بھی یہی سیاسی جماعتیں ہیں, کیونکہ انہوں نے کبھی بھی سیاست میں آ کر بلوچستان کے لوگوں کی بات نہیں کی. جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں, جب ان کے پاس اقتدار ہوتا ہے, تو تب لوگ لاپتہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں, تب لوگوں کی لاشیں بھی گر رہی ہوتی ہیں, تب صوبے کے اندر کھلم کھلا کرپشن بھی ہو رہی ہوتی ہے, اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی, اور سارا الزام واپس اس صوبے کے لوگوں پر لگایا جاتا ہے. لیکن جیسے ہی یہ لوگ اپوزیشن میں آتے ہیں تو پھر پورا دن شاہراہوں پر بیٹھ کر بندر یعنی کہ بندر کی طرح ناچنے لگ جاتے ہیں کہ جی ہم تو بلوچستان کے وارث ہیں. اختر مینگل صاحب بھی تو اس صوبے کے اندر 2 مرتبہ حکومت کر چکے ہیں, تو تب وراثت کہاں تھی؟ تب بلوچستان کے لوگ کہاں تھے؟ آج جب آپ اپوزیشن میں آ گئے, وفاق نے آپ کو باہر پھینک دیا, تو اب آپ بندر کی طرف پورے دن بلوچستان کی سڑکوں پر ناچنے لگ گئے کہ جی آپ کو بلوچستان کا حقوق کیا تھا. یہی جو آج بلوچستان کے اندر حکومت میں بیٹھی ہے, ماضی میں یہ ناچتے رہتے تھے آپ کی طرح, آج آپ ناچ رہے ہیں, اور کل آپ اقتدار میں آ جائیں گے کوئی اور ناچے گا, اور یہ ناچ تماشے کا کھیل یوں ہی چلتا رہے گا جب تک یہاں کے لوگ اپنے بارے میں, جب تک یہاں کے لوگ خود ان کو مسترد نہیں کریں گے, ان کے خلاف نکلیں گے نہیں, تو تب تک اس صوبے کے وسائل کا بھی بندر بانٹ ہوتا رہے گا, تب تک اس صوبے کے اندر خون بھی بہتا رہے گا, اور یہ سیاسی تماشبین جو ہیں یہ یوں ہی ناچتے رہیں گے اور ہمیں کہانیاں سناتے رہیں گے, اور ہم اپنے لوگوں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, خدا حافظ.